बच्चों, पिछले अध्याय में हमने जाना था कि आज़ाद होने के तुरंत बाद हमारे देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हमने जाना कि आज़ादी के तुरंत बाद में और भारत के सामने गरीबी जैसी एक बहुत बड़ी समस्या मुँह बाए खड़ी थी। तो गरीबी से निपटने के लिए और भारत को विकास के पथ पर आगे अग्रसर करने के लिए हमारी सरकार ने किस किस तरह की नीतियाँ बनाई थी और कैसे नियोजन के साधन अपनाए थे, ये इन सारी बातों का अध्ययन हमने पिछले अध्याय में कर लिया था। अब अध्याय संख्या 4 में हम पढ़ने वाले हैं भारत के विदेश संबंधों के बारे में। भारत के विदेश संबंध यानी कि हमारे देश के अन्य देशों के साथ किस तरह के संबंध रहे और आज़ादी के तुरंत बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी स्थितियां थी जिनको देखकर हमारे देश ने, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, जो भी हमारी सरकार थी, उन्होंने विदेश नीति तय की। क्या थी वो विदेश नीति और क्या थे हमारे पड़ोसियों के साथ और अन्य देशों के साथ संबंध, इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे अपने इस अध्याय में। तो हमेशा की तरह चलिए हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के लिए हमारे विदेशी संबंधों को तथा देश की राजनीति को कैसे प्रभावित किया। कि 1962 में चीन के साथ हमारे देश का युद्ध हुआ था। 1965 और 1971 में हमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा था। तो इन तीनों युद्धों ने हमारे देश के विदेशी संबंधों को, विदेशी नीति को किस तरह से प्रभावित किया, इसके बारे में हम जानेंगे इस अध्याय में। और हम जानेंगे कि भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया। जब हम विदेशी संबंध कायम कर रहे थे, जब हम उनकी बुनियाद बना रहे थे, उस वक्त किस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थी। क्योंकि बच्चों, ये तो एक तरह से आप सभी जानते ही हैं कि आसपास जैसा भी वातावरण होगा, जैसा भी माहौल होगा, उसी हिसाब से हमें भी उसके अनुकूल बनने के लिए उसी हिसाब से ढलना होगा, उसी के अनुसार हमें निर्णय लेने होंगे। तो उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम हमारी विदेश नीति के कहें कि एक तरह से बुनियाद बना रहे थे, बुनियाद शुरू कर रहे थे। हम हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के प्रयास कर रहे थे। ऐसे में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी घटित हुई कि जिनका प्रभाव हमारी विदेश संबंधों पर, हमारी विदेश नीति पर पड़ा। और हम जानेंगे कि भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई। ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो कि हमारी विदेश नीति को निर्देशित कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि चीन के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते उस वक्त कैसे रहे थे, और भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ। तो इन सारी बातों का अध्ययन हम करने वाले हैं इस अध्याय में। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के बारे में कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम हमारी विदेश नीति की बुनियाद तैयार कर रहे थे। उस वक्त कैसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी, हमारे आसपास और पूरे विश्व में कैसा माहौल था, देखते हैं। विश्व महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकला ही था। आप सभी जानते हैं हम 1947 में आज़ाद हुए और इससे पहले 1945 तक द्वितीय महायुद्ध हुआ था। अर्थात विश्व है वो अभी अभी महायुद्ध की तबाही से बाहर निकला था, अभी अभी महायुद्ध झेल कर सारा विश्व बाहर आया था। तो निसंदेह इस एक बहुत बड़ी घटना का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ना ही था। विश्व के सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था कि अब कैसे वापस हम खड़े हों और किस तरह से इस संबंधों का निर्माण करें। क्या कोई ऐसा एक संगठन बनाएं कि दोबारा हमें महायुद्ध जैसी एक कहीं की त्रासदी से ना गुजरना पड़े। तो इस पुनर्निर्माण का जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो पूरे विश्व के सामने था कि किस तरह के संबंधों का हम निर्माण करें, किस तरह के रिश्तों का हम निर्माण करें, किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का हम निर्माण करें कि फिर से हमें एक महायुद्ध की तबाही की ओर ना जाना पड़े, इस महायुद्ध की तबाही से ना गुजरना पड़े।
एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बने, इस बात के प्रयास उस वक्त हो रहे थे। और ये प्रयास, जैसे कि अभी अभी हमने बात की, इसी संदर्भ में थे कि दोबारा हमारे विश्व को दोबारा इस तरह की त्रासदी से, महायुद्ध की त्रासदी से ना गुजरना पड़े। हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण कर लें कि जो संगठन हमें बचाए इस तरह की भावी युद्ध की परिस्थितियों से, महायुद्ध की परिस्थितियों से। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के उस वक्त प्रयास चल रहे थे। उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप नव राष्ट्र विश्व के नक्शे पर उदित हो रहे थे। बच्चों, जब हम आज़ाद हुए थे उसी वक्त विश्व में ऐसे बहुत सारे देश थे जो कि आज़ाद हो रहे थे, जहां स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। यानी कि एक तरह से उपनिवेशवाद से मुक्ति का दौर वो था। तो हमारी ही तरह बहुत सारे छोटे और बड़े राष्ट्र विश्व के नक्शे पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आकार ग्रहण कर रहे थे। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव था। जो विकासशील राष्ट्र थे, जो कि अभी अभी आज़ाद हुए थे, उन राष्ट्रों के पास जो अपनी आंतरिक ज़रूरतें थी, उन्हें अपने देश के अंदर जो विकास कार्य करने थे या फिर कोई परियोजना लागू करनी थी, इसके लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। यहाँ हम एक सवाल कर सकते हैं कि कोई और अन्य देश हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, उनके पास ज़रूरी संसाधन नहीं है अपनी जो घरेलू परिस्थितियाँ हैं या घरेलू आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। तो उन बातों का, यानी कि कोई दूसरा देश है उसके पास संसाधन नहीं है कि वो अपने देश के अंदर विकास कर सके, अपने देश के अंदर जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके, अपने देश के निवासियों को और सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवा सके, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। तो ये उस देश की समस्या है। इससे हमारे विदेश संबंधों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और कैसे प्रभाव पड़ेगा इस बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार से कि कोई भी देश है जो कि अभी नव स्वतंत्र हुआ है, अभी उदित हुआ है, विकासशील है और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, गरीब है और उसको अपनी जो आंतरिक आवश्यकताएं हैं, आंतरिक समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए संसाधन नहीं है, तो वो देश है जो ताकतवर देश हैं उन पर निर्भर होगा और उस देश को उन ताकतवर देशों के अनुरूप ही अपनी विदेश नीति तय करनी पड़ेगी। तो इस तरह से उन बातों का भी प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव हमारे विदेश संबंधों पर भी पड़ा। विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर थे, जैसा कि अभी हमने बात की, क्योंकि वो अभी अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी शक्तियां नहीं थी कि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकें और वो स्वयं अपने जो भी आंतरिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें। तो इसके लिए उन्हें निर्भर होना पड़ रहा था जो ज़्यादा ताकतवर राष्ट्र थे, विकसित राष्ट्र थे, उन पर। अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से उन्हें अनुदान मिलना था। अब सीधी सी बात है कि जो ताकतवर राष्ट्र उनको अनुदान देंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें संसाधन उपलब्ध करवाएंगे, तो ये तो है नहीं कि वो उन्हें ऐसे ही बिल्कुल फ्री में ये सारी की सारी चीज़ें दे देंगे। उन ताकतवर राष्ट्रों ने अपनी मर्जी के अनुसार उनकी नव स्वतंत्र राष्ट्रों की विदेश नीति बनवाई। अपनी मर्जी के, उनकी जो मर्जी है उसका प्रभाव उन राष्ट्रों की विदेश नीति पर परिलक्षित होता हुआ दिखा। अब दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। अब दुनिया दो खेमों में, क्योंकि अब शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद में। और जैसा कि हमने बात किया, ताकतवर राष्ट्र थे वो अनुदान दे रहे थे, किसको? नव स्वतंत्र राष्ट्रों को, विकासशील राष्ट्रों को, जो शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं थे उनको। तो बदले में वो उनका समर्थन चाह रहे थे, सहयोग चाह रहे थे और अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से जिन राष्ट्रों को अनुदान दे रहे थे उनकी विदेश नीति का निर्धारण करवाया और इस तरह से दुनिया दो खेमों में बंट गई, दो ताकतवर देशों में बंट गई। जो दो ताकतवर देश थे वो थे अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका जिन देशों को अनुदान दे रहा था, अपनी मर्जी की विदेश नीति वहां बनवा रहा था। सोवियत संघ जिन देशों को अनुदान दे रहा था
उनकी विदेश नीति पर सोवियत संघ का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। तो एक तरह से होड़ मच गई थी दो राष्ट्रों में, और इन दो राष्ट्रों की होड़ की वजह से, इन दो ताकतवर राष्ट्रों की वजह से अब पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ चुका था। कुछ लोग थे वो सोवियत संघ के साथ हो चले थे, कुछ राष्ट्र, और कुछ राष्ट्र अमेरिका के साथ हो चले थे। और शीत युद्ध का दौर अब शुरू हो चुका था, अर्थात इन दोनों देशों में होड़ थी अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बनाने की, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की। तो इस तरह से शीत युद्ध का दौर अब चल रहा था। ऐसे में क्या करेगा भारत? ऐसे में भारत ने किस तरह की नीतियों का निर्धारण किया? ऐसे में भारत ने कौन सी विदेश नीति अपनाई? ऐसे में भारत ने किसका सहयोग लिया? क्या भारत ने अमेरिका का सहयोग लिया या फिर भारत ने सोवियत संघ का सहयोग लेना ज़्यादा उचित समझा? इन सब बातों का सवाल हम अभी जान लेंगे। देखिए बच्चों, भारत की स्थिति की अगर बात करें तो भारत ने अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करने का निर्णय लिया। हमारे संविधान में ही अनुच्छेद 51 में हमने ये बात निर्धारित कर ली थी कि हम जो भी अन्य राष्ट्र हैं उनकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे। भारत कभी भी पहले किसी भी राष्ट्र पर, चाहे वो राष्ट्र छोटा है, बड़ा है, शक्तिशाली है, कम शक्तिशाली है, कभी भी किसी भी प्रकार के आक्रमण की पहल नहीं करेगा। भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको सहयोग देगा और उनको सम्मान प्रदान करेगा। तो हमने जो नीति अपनाई उसमें सबसे पहली बात तो यही थी कि हमने पथ चुना शांति का, हमने संप्रभुता का सम्मान करने का रास्ता चुना था। इसकी झलक हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलती है, अनुच्छेद 51 में मैंने अभी अभी आपको बताया। लेकिन सवाल हमारे सामने ये उठा कि 1950 और 60 के दशक में विश्व राजनीति में भारत दोनों खेमों में से किस खेमे में शामिल हुआ? क्या भारत अमेरिका वाले खेमे में गया या फिर भारत सोवियत संघ वाले खेमे में गया? भारत ने कौन से खेमे को चुना होगा और क्यों चुना होगा? क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से बाहर लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचने में सफल रहा, या फिर भारत ने कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया कि भारत ना तो अमेरिका की तरफ गया, ना ही उसे सोवियत संघ की तरफ जाना पड़ा, और ये जो शांति का एक निर्देश, एक शांति का एक उद्देश्य जो हमने हमारी विदेश नीति में लिया था, क्या भारत उस पर कायम रह पाया? देखिए बच्चों, दुनिया उस वक्त, दुनिया के देश थे वो दो खेमों में बट गए थे। एक खेमा था वो अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा खेमा था वो सोवियत संघ के नेतृत्व में था। दोनों खेमों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव लगातार जारी था। कहीं कहीं छोटी मोटी घटनाएं सैन्य टकराव की भी होती थी, आर्थिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और हथियारों का जो प्रतिस्पर्धा थी वो बहुत ज़्यादा उस वक्त चल रही थी, और दोनों ही देश अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली, एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर साबित करने में लगे हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। जो हमने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास विश्व में चल रहा था, वो प्रयास सफल हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया और इस उद्देश्य के साथ किया कि अब हम तीसरे महायुद्ध से बचे रहें, अब हमें दोबारा महायुद्ध की त्रासदी को ना झेलना पड़े। परमाणु हथियारों का निर्माण हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई और औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो ये वो वैश्विक संदर्भ हैं जिनको ध्यान में रखते हुए भारत को भी सोचना था अपनी विदेश नीति के बारे में। भारत को भी निर्णय लेना था कि उसे किसी एक खेमे में जाना है, किसी दूसरे खेमे में जाना है, या फिर किस तरह से उसे अपनी जो शांति की, अपनी संप्रभुता के सम्मान की जो विदेश नीति है उसको लागू करना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे नेहरू जी, कि हमारी जो विदेश नीति है उस पर नेहरू जी की जो भूमिका है उसका क्या प्रभाव पड़ा, उनकी जो सोच है उसका क्या प्रभाव पड़ा, उनके जो विचार हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा। निसंदेह है बच्चों, जब कोई प्रधानमंत्री के पद पर व्यक्ति होता है, विदेश मंत्री के पद पर व्यक्ति होता है, तो उनकी जो विचार हैं, उनका जो मानना है, उनके जो सिद्धांत हैं, उनका प्रभाव विदेश नीति पर पड़ता है।
तो उस वक्त जब हम अपनी विदेश नीति की बुनियाद तैयार कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही पदों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सुशोभित थे। तो इनके भी विचारों का हमारी विदेश नीति पर प्रभाव पड़ना ही था। तो देखिए इनका क्या प्रभाव पड़ा। नेहरू की विदेश नीति के 3 उद्देश्य थे। पहला था कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यानी कि हम इतने लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद हुए थे, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के नक्शे पर हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था, तो अब हमें इस संप्रभुता को बनाए रखना है। अर्थात भारत को इतना मजबूत बनना है, इतना ताकतवर बनना है कि अब इसकी संप्रभुता है वो कहीं दोबारा खो ना जाए। दूसरा उद्देश्य था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तीसरा उद्देश्य था तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो ये नेहरू की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे जिन्होंने इसे प्राथमिकता से रखा। तो विदेश नीति पर नेहरू को बढ़त हासिल थी क्योंकि ये दो बहुत बड़े पदों पर थे, और दूसरी बात ये एक लोकप्रिय नेता थे, करिश्माई नेता थे, तो विदेश नीति पर इनका प्रभाव एक तरह से होना ही था। तो भारत ने क्या चुना? भारत ने चुना दोनों खेमों से दूरी का रास्ता, कि भारत ने ये कहा कि ना तो हम अमेरिका के साथ शामिल होंगे और ना ही हम सोवियत रूस के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल होंगे। हम इन दोनों ही खेमों से अलग रहेंगे, हम इन दोनों खेमों से अलग अपनी विदेश नीति का निर्माण करेंगे। क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर भारत किसी भी खेमे में शामिल हो जाता तो उसे उस ताकतवर राष्ट्र के अनुरूप अपनी विदेश नीति का निर्माण करना पड़ता। इसलिए भारत ने दोनों खेमों से अलग होने का निर्णय लिया, और भारत ने निर्णय लिया कि अब वो इन दोनों खेमों से विलग अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करेगा। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। भारत ने ना तो भारत नाटो में शामिल हुआ और ना ही वारसा पैक्ट में। अमेरिका समर्थित नाटो था, सोवियत संघ समर्थित वारसा पैक्ट था, तो इन दोनों ही संधियों में से भारत किसी भी संधि में शामिल नहीं हो पाया। तो क्या भारत सच में गुटनिरपेक्ष रहा? क्या भारत ने सच में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया? तो कभी कभी ऐसा हुआ कि थोड़ी सी हमारी स्थिति डावाडोल हुई। कैसे हुई ऐसे कि 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले में मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इसकी विश्वव्यापी निंदा की। लेकिन इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, उस मामले में भारत मौन रहा। इसलिए उस वक्त भारत की ये गुटनिरपेक्षता की जो नीति है इसकी आलोचना भी की गई कि ये भारत है वो गुटनिरपेक्षता की नीति की बात कर रहा है, लेकिन इसका झुकाव थोड़ा सोवियत संघ की तरफ है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ। अगर कभी कभार के अपवाद को छोड़ दें तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से पालन किया। ना भारत ने अमेरिका के खेमे का पक्ष लिया और ना ही सोवियत रूस के खेमे का। देखिए, फिर भी अधिकतर मामलों में भारत ने स्वतंत्र नीति को ही अपनाया। अब देखते हैं अपन अफ्रो एशियाई एकता के बारे में कि नेहरू जी थे, उनका हमेशा से मतलब कि ये मानना था कि जो भारत की स्थिति है, भारत का आकार है, भारत की जो एक शक्ति है, उसको देखते हुए वो विश्व के नक्शे पर खासकर एशियाई देशों के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल हमें करना चाहिए, भारत को करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अफ्रो एशियाई एकता के बारे में बातें करनी शुरू की, और 1947 के मार्च में ही एक एशियाई एकता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। तो नेहरू जी थे वो भारत को एक कहें कि अग्रिम पंक्ति में रखना चाहते थे, खासकर एशियाई देशों के मध्य। तो भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों में, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। भारत ने मार्च 1947 में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। इंडोनेशिया के बांडुंग में 1955 आएगा, ये 1955 में अफ्रो
एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन है वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ। जो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसको हमने अब आकार दिया था और 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था। अब भारत के साथ और भी कई देश जुड़ने लगे थे और कई देशों ने जो गुटनिरपेक्षता का कहें कि अपन ये सम्मेलन है, गुटनिरपेक्षता की ये नीति है, इसका पालन करना शुरू कर दिया था। शुरुआत भारत ने की थी और उसके साथ में बाद में अन्य राष्ट्र भी जुड़ गए थे। और आज भी जबकि शीत युद्ध का दौर खत्म हो चुका है, जबकि एक खेमा जो सोवियत संघ के नेतृत्व में था वो भी समाप्त हो चुका है, फिर भी ये जो भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये उसी तरह से प्रगतिशील है, आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। ये अब देशों के जो सदस्य देश हैं उनके आपसी सहयोग पर आधारित एक आंदोलन है। तो अब लेते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1, शीत युद्ध के दौर में विश्व किन 2 खेमों में बटा हुआ था? इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था। एक खेमा अमेरिका के नेतृत्व में था और दूसरा खेमा सोवियत रूस के नेतृत्व में था। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? अभी अभी हमने जाना। ये तारीख आपको याद रखनी है कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, इस बारे में भी हमने अभी अभी पढ़ा है। इसका आंसर आपको खुद करना है और आपको याद भी रखना है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष किया, उसमें सफलता प्राप्त की और उन संघर्षों का क्या परिणाम रहा हमारी विदेश नीति पर। धन्यवाद।